To student, today we will start a new chapter number 7, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जो उनका रूल था, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उससे पहले कैसा था, वो भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। डिफरेंट British officials had different view about the Indian culture and education system. When majority of the British believed that India were an inferior civilization and it was the duty of British to inculcate modern culture among native Indian. तो हर ब्रिटिशर जितने भी ऑफिशियल थे, सबका अपना अपना अलग अलग व्यूज़ थे इंडियन कल्चर के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स जो यकीन करते थे वो इस बात पर था कि इंडियंस जो हैं वो इन्फीरियर सिविलाइजेशन है और उन लोगों की ये ड्यूटी है कि उनको इनकलकुलेट करें मॉडर्न कल्चर में, जैसे कि नेटिव इंडियंस हैं। यानी कि वो लोग जो एहसास कम तरी का कह सकते हैं कि एहसास कम तरी में रहते थे, वो लोग अपने आप को इक्वल नहीं समझते थे इंडियंस एज उनके ब्रिटिशर्स के बराबर। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इनके कल्चर थोड़ा चेंज हो, क्योंकि उन लोगों को उनसे वर्क भी तो लेना था, तो उन लोगों को चेंज करना तो ज़रूरी था। एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले एजुकेशन सिस्टम इंडिया का किस टाइप का था। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडमंड ऑन द नेटिव स्कूल ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड द विलियम एनरोड ऑन स्कूल ऑफ पंजाब गिव अस वेरिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्री ब्रिटिश इंडिया। अगर हम बात करें प्री ब्रिटिश इंडिया की, तो हमें दो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती हैं। फर्स्ट हमें देते हैं विलियम एडमंड और सेकंड हमें देते हैं विलियम आर्नोल्ड। तो विलियम एडमंड ने जो स्टडी करी, जो रिसर्च करी, वो बंगाल और बिहार के स्कूल्स पर देखा, और विलियम आर्नोल्ड ने जो पंजाब के स्कूल से वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ली, जो हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। तो इन लोगों का कहना है educational institution in India prior to the arrival of British included Pathshala of the Hindus and Maktab and Madrasas of the Muslim। तो इन लोगों ने जो देखा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में चल रहे थे जब ब्रिटिशर्स आए, तो यहाँ पे पाठशालास थी और मकतब और मदरसास थे। लेकिन पाठशालास में जो हिंदूस जाते थे और मकतब मदरसा में मुस्लिम्स। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एजुकेशन वॉज ट्रेडिशनली एंड एम टू वर्ड कन्वर्ट existence customs. Many schools were run on donation made by the rich। तो जो हिंदू और मुस्लिम जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था, जो ट्रेडिशन था यहाँ का, ये जो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये लोग अपने रिलीजियस पर्पस से चला रहे थे। और यहाँ पे बहुत से ऐसे स्कूल्स थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जो डोनेशन पे चल रहे थे। ठीक है, बाय बॉयज़ वर एजुकेटेड एट होम और सेंट टू स्कूल। और बॉयज़ को जो घर पे भी एजुकेशन दी जाती थी, स्कूल भी भेजा जाता था। गर्ल्स मोस्टली डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। लेकिन गर्ल्स को उनके कंपैरिजन या गर्ल्स को दी ही नहीं जाती थी एजुकेशन। सोचते थे कि इनके लिए ज़रूरी नहीं है, एक्सेस नहीं है। एवरीथिंग वॉज लर्न बाय रूट एंड लेंथी टेक्स्ट वर मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। और हर एक चीज़ को एकदम बच्चों को जो याद करवा दिया था, लर्न करवा दिया था इतने अच्छे से कि मतलब वो भूल नहीं सकते। लेंदी टेक्स्ट भी उन लोगों को याद करने पड़ते थे। Only a handful of Indians took up higher education. They were taught Sanskrit, Arabic, and Persian, laws, religion, literature, logic, medicine, and astronomy। अगर हम देखें तो इंडियंस को हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती थी संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, लॉज, रिलीजियन, लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। ये सभी चीज़ों के जो स्टडीज़ करते थे ये लोग। लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्स्ट, और सब कुछ जो बेस था वो पुराने टेक्स्ट के ऊपर ही बेस था। द न्यू थिंकिंग ऑफ द रिनेसेंस इन द वेस्ट फाउंड एंड इकोज इन इंडिया। जो न्यू थिंकिंग आई रिनेसेंस जो वेस्ट में पहले पाई गई थी, तो इसमें देखा गया कि इंडियाज़ के पास वो तो एब्सेंस ही है ही नहीं ये चीज़। जैसे साइंटिफिक रिसर्च नहीं थे, थिंकिंग वर ऑलमोस्ट द डेथ, और उन लोगों के मतलब कोई थिंक नहीं थी, कोई अपना व्यू नहीं था इंडियंस का। बस जो रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, बस वही सब उसको रीड करते रहते थे वो लोग। इन सच एन एटमोसफियर सुपरस्टिशन एंड बैकवर्ड सोशल कस्टम थ्रिफ्ट।
और जितना ये जो इनका कह सकते हैं कि जो इनका एटमॉस्फेयर था जहाँ ये लोग रह रहे थे, तो ये सिर्फ सोशल कस्टम को ही फॉलो कर रहे थे, पुराने रीति रिवाज जिसे कह सकते हैं। द ओरिएंटलिस्ट, a linguistic named Sir William Jones arrived in Calcutta in 1783. During his stay in India, he developed an interest in the Sanskrit language. He studied ancient India texts on different subjects and translated many of them. अगर हम बात करें ओरिएंटलिस्ट में, तो सबसे पहले नेम आता है हमारे सर विलियम जॉन्स का, जो इंडिया में आए, कैलकाटा में रहे। 1783 में ये आए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आए। ओरिएंटलिस्ट कह सकते हैं कि जो चेंजिंग लाते हैं, लिंग्विस्टिक टाइप के होते हैं, मतलब एजुकेशन पर्पस से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाना। द संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने पढ़ी, और जितना कुछ ये पढ़ते थे पुराने टेक्स्ट को, इंडियन टेक्स्ट को, एंशिएंट टेक्स्ट को, उस सभी चीज़ों को ट्रांसलेट किया दूसरी लैंग्वेजेस में ताकि और भी लोग उसे पढ़ सकें। With the help of other like middle-minded people, William Jones set up a Asiatic Society of Bengal. सर विलियम जॉन्स का सबसे अच्छा वर्क जो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 में इन्होंने फाउंड किया। ही आर्ग्यूड दैट इंडियन लर्निंग शुड बी प्रोमोटेड इन इंडिया। इन्होंने, इनका कहना था कि इंडियन जो लर्निंग है उसको प्रमोट करना चाहिए इंडिया के अंदर। ये ही वॉन्ट द गवर्नमेंट टू सेट अप इंस्टीट्यूशन वेयर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कुड बी थॉट। और इनका कहना था कि गवर्नमेंट को जो है, लोगों को, गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन बनवाने चाहिए लोगों के लिए ताकि वो एंशिएंट इंडियन जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ सकें। संस्कृत एंड पर्शियन वर टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जो संस्कृत और पर्शियन ही इसका मीडियम रखना चाहिए ताकि लोग ईजिली उसको पढ़ सकें। In 1781, Waring Hastings set up a Calcutta madrasas to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. और 1781 में वॉरिंग हेस्टिंग ने सेटअप किया कैलकाटा में मदरसास जिसमें जो अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉज को पढ़ाया जाता था। इन 1791, जोनाथन डॉकिंस, द ब्रिटिश रेसिडेंट्स एट बनारस, सेट अप the Hindu College for the study of Hindu religious texts, laws and scriptures. तो 1791 में जोनाथन डॉकिन ने एक ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया बनारस में, जहाँ के हिंदू कॉलेज स्टडी करने के लिए हिंदू कॉलेज को फाउंड किया, जहाँ स्टडी होती थी हिंदू रिलीजियस की, टेक्स्ट की, उनकी लॉज की, उनकी स्क्रिप्चर्स की। तो ये पूरा अगर हम देखें तो बनारस में जो हिंदू कॉलेज है उसमें पूरा रिलीजियस पर्पस है वो, ठीक है। द एंग्लियरिस्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एंग्लियरिस्ट। मैनी ब्रिटिश डिड नॉट एग्री विद द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। बहुत से ब्रिटिशर्स इस बात से एग्री नहीं करते थे कि इन लोगों को पढ़ाई, मतलब इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, जैसे पर्शियन और संस्कृत और अरेबिक। दे बिलीव दैट इंडियन लर्निंग वॉज अनसाइंटिफिक एंड ऑफ्टन सपोर्टेड सब्सेक्शंस। और उनका मानना ये था कि इंडियंस को पढ़ाओ लेकिन अनसेटिस्फाइड तरीके से, ठीक है। जेम्स मिल वॉज वन सच पर्सन हु क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट बी टूवर्ड प्लेसिंग द नेटिव इंडियन बाय टीचिंग व्हाट दे वांट। ही थॉट दैट इंडिया शुड बी टॉट अबाउट साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस मेड बाय द वेस्ट। ये एग्लियरिस्ट वाले जो थे ये थोड़े से अलग थे। जैसे ओरिएंटलिस्ट जो मेनली जो फोकस कर रहे थे वो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट या एंशिएंट टेक्स्ट पे ही फोकस कर रहे थे। उन्हीं की जो बुक्स थी, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो एंशिएंट टेक्स्ट है, उन्हीं बुक्स को हम दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे थे। बट एंग्लियरिस्ट ये कहते थे कि इन लोगों को उसी पे मत रखो, इन लोगों को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके पास नहीं है जो वेस्टर्न में है। तो थॉमस बिंगटन इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा। Mesoley was one of the most critical and influential person during this period. He thought that India was an uncivilized country and needed to be civilized. इनका कहना था कि इंडिया जो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसे हमें सिविलाइज्ड करना है। Mesoley was of the view that by promoting education in English language,
मौसले ने कहा कि हमें अगर इन्हें प्रमोट करना है एजुकेशन को, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज लाना ज़रूरी है। इंडिया कुड बी मेड बेटर पीपल, और तभी इंडियंस जो है एक अच्छे पीपल्स बन सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की प्रमोशन कैसे? इट वॉज विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 दैट अ हम्बल बिगिनिंग was made. It provide for a sum of 1 lakh to be spent annually on spending education, और चार्टर एक्ट 1813 पास किया गया, जिसकी वजह से ही 1 लाख रुपीस जो स्पेंड किए जाते थे एनुअली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर। फिर 1823 में द कम्युनिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज सेटअप टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और एक और कम्युनिटी बनाई गई जिसमें कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सिर्फ एजुकेशन के लिए। In the same year, the Calcutta School Book Society and the Calcutta School Society were set up from the grant received, और कैलकाटा को जो है एक ज़मीन मिल गई उसी साल। सम पीपल आल्सो एडवोकेटेड द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न नॉलेज थ्रू लोकल लैंग्वेज, और कुछ लोग जो है वेस्टर्न नॉलेज को जो है पढ़ाते थे अब एक लोकल लैंग्वेज में। दिस डिबेट वॉज रिसॉल्व थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, और ये सब कब हुआ? जबकि एक एजुकेशन एक्ट पास हुआ था बेटा 1835 का। जब एक्ट पास हुआ तो ये जो भी आप पढ़ाएंगे वो उन्हीं की लैंग्वेज में आपको पढ़ाना होगा, ताकि वो उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम खाली इंग्लिश में ही उनको पढ़ाएं तो उनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, वो समझेंगे क्या? तो इसीलिए ये एक्ट पास किया गया कि आप जो भी चीज़ उन्हें सिखाना चाहते हैं तो उन्हीं की लैंग्वेज में उनको सिखाना होगा। इन द प्रोसेस लीडिंग अप टू द एक्ट, थॉमस Moseley delivered his famous memorandum on Indian education, also known as Moseley Minutes. He argued forcefully for the adoption of the Western education in India, और इस तरह से मोसेले ने फोर्सफुली अडॉप्शन किया वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में। इन 1837, यानी कि आपके 2 साल बाद ही, इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन एज द ऑफिशियल एंड कोर्ट लैंग्वेज, एंड 1844 हर्डिंजन अनाउंस प्रीफरेंस फॉर इंग्लिश एजुकेटेड पीपल इन द सिविल सर्विस। अब 1837 में क्या हुआ? जो पर्शियन लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज थे, जो लोग जानते थे, क्योंकि इससे पहले मुगल्स रहे थे तो मुगल्स को तो पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, तो इन लोगों ने जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से, यानी कि अब कोर्ट में इंग्लिश बोली जाएगी उनके। और 1844 में अनाउंस किया कि जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे इनके, वो लोग इंग्लिश ही एजुकेटेड होंगे, वो लोग इंग्लिश से ही पढ़ कर आएंगे। दिस डेवलपमेंट इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और इन सब वजहों से ही इंग्लिश का एजुकेशन सिस्टम आया और इंग्लिश जाने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन। वुड डिस्पैच का एजुकेशन पर क्या रोल था? चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ही वॉज अ फ्रेम बिलीवर इन द सुपरियरिटी ऑफ द इंग्लिश रेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो चार्ल्स वुड जो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। वो जो है ही वॉज ए फ्रेमली बिलीवर थे, यकीन रखते थे सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश रेस इन इंस्टीट्यूशन पर। इन 1854 वुड प्रिपेयर्ड हिज comprehensive dispatch on the scheme of the future education in India. वुड ने 1854 में प्रिपेयर किया अपनी कॉम्प्रहेंसिव डिस्पैच को कि आगे इन फ्यूचर में हम किस तरह से इंडियन एजुकेशन को बढ़ाएंगे। इट मीन टू प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन ऑल इंडिया बेसिस। द स्कीम केम टू बी नोन एज द वुड डिस्पैच, और ये जो स्कीम बनाई थी इसी को वुड डिस्पैच कहा गया, ठीक है। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि कि सभी लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एजुकेशन का एक दूसरे से पता रहे कि क्या चल रहा है, किस तरह से हमें वर्क करना है, एक टीम वर्क में वर्क होने लगा था। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द वुड डिस्पैच वर एज फॉलो। जो इसका रिकमेंडेशन जो थे वुड डिस्पैच के वो नीचे दिए गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट है टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड
बी द एम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। जो टीचिंग जो वेस्टर्न एजुकेशन की दी गई थी उसका मकसद सिर्फ ये था गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ को बनाना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर क्लासेस टू बी इंग्लिश लैंग्वेज, और जो हायर क्लासेस थी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही चलना था उसका मीडियम, यानी कि इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। मेड प्रोविजंस फॉर सिटिंग अप वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल इन विलेज, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स एंड एफिलेटेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इन लोगों ने जो क्या करा इसको डिवाइड कर दिया, जैसे हायर एजुकेशन जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो विलेज में चलेगी वो आपकी लोकल लैंग्वेज, वो आपकी कोई भी हो, चाहे पर्शियन जानते हो या आप हिंदी जानते हैं, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं। एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो आपके हाई स्कूल में चलेगी, और एफिलेटेड कॉलेजेस कहाँ होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके। Offering grant to private school which appointed qualified teacher and offered a proper standard of education। अब प्राइवेट स्कूल्स में जो है अपॉइंट जो किए जाएंगे टीचर, वो क्वालिफाइड टीचर्स को किया जाएगा और प्रॉपर स्टैंडर्ड पे अब एजुकेशन होगी। सेटिंग अप इन के यूनिवर्सिटीज़ मॉडलिंग और द लंदन यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। अब जो मॉडलेट करा गया, जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में हमारे 3 सेंटर्स बने। गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंट टू द सेटिंग अप ऑफ टेक्निकल कॉलेज फॉर वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, और जो था इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग अप टेक्निकल कॉलेजेस बनाए गए जो वोकेशनल इंस्ट्रक्शन पर था आपका। एजुकेशनल डिपार्टमेंट वर टू बी सेट अप इन ऑल द प्रोविंस। जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट थे ये हर एक प्रोविंस थे, प्रोविंस यानी स्टेट। दे वर टू सुपरवाइज एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्रोविंस। और ये जो जितने भी आपके प्रोविंस में आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट बने हुए थे ये सुपरवाइज किए जाते थे और इनको फाइनेंशियली एड्स दिया जाता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्रोविंस। जो हेड होता था उसका एजुकेशनल का, वो पूरा उनका फंड देता था उनको। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वर टू बी सेटअप इन ऑल ओवर द कंट्री। और जगह जगह स्टेट वाइज या प्रोविंस वाइज हर जगह टीचर्स को जो है ट्रेन करने के लिए सेंटर बने हुए थे जिससे कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ओके।